जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। हम टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले दो महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक तो हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका वीडियो बना हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा ये है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 12th क्लास यानी स्कूली सिलेबस को, और उसमें हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। इसका फायदा आपको डिटेल में पढ़ने का बोर्ड एग्जाम में तो मिले ही मिलेगा, उसके साथ कल को अगर आप CUET का एग्जाम देते हैं, आप UPSC की तैयारी करते हैं, आप स्टेट PSC की तैयारी करते हैं, या ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें भारतीय इतिहास शामिल रहता है, तो वहां अपने आप ही इसका फायदा है वो मिल जाएगा। इसलिए यहां पर हम डिटेल में नोट्स फॉर्म की तरह हर चीज को अच्छे से समझेंगे, और यही हमारा मूल उद्देश्य है भी, आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो और साथ में बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी है वो भी आपकी हो जाए। तो चलिएगा इंडियन हिस्ट्री के सफर को स्टार्ट करते हैं, और वो भी 5000 साल पहले से। और आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। आपका जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, एक बार मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। आप फर्स्ट पेज के ऊपर देखेंगे, आपको एक हड़पाई मोहर है वो दिखा रखी है इस प्रकार से, जिसमें आप देखेंगे भी एक जानवर है वो दिखा रखा है, और साथ में ही कुछ यहां पर और चीजें भी बनी हुई है। ये कोई जानवर नहीं है, बल्कि आप कहीं देखेंगे ये मछली जैसी आकृतियां सी दिखाई दे रही है, कुछ लाइनें हैं वो दिखाई दे रही है। तो ये सारी की सारी ये कुछ लिपि है जो यहां पर खुदी हुई है। तो ये जो आपको मोर दिखाई दे रही है, ये सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई है। इसके ऊपर जानवरों के चित्र मिलते हैं, और एक ऐसी लिपि के चिन्ह इसके ऊपर खुदे हुए हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो जब इसका पढ़ा नहीं जा सका है तो फिर हमें इतिहास की जानकारी कहां से होगी, इसको अच्छे से समझना जरूरी है। अब सबसे पहले फिर हम टू द पॉइंट है वो पूरे सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे आपके चैप्टर का नाम है ना ईंटें, मनके और अस्थियां। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें पुरावस्तुओं के रूप में मिली है। तो इसलिए हम इतिहास का जब पुनर्निर्माण करेंगे तो इन्हीं की सहायता से ही करेंगे। और लिपि क्योंकि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हमें वहां किसका शासन था, कौन राजा था, इसकी जानकारी हो नहीं सकती। हो सकता है भविष्य में यह महत्वपूर्ण काम है वो आपके हाथों से ही हो जाए। चलिए अब हम समझते हैं आगे की कहानी को। इस चैप्टर के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें सब कुछ बता रखा है, इस सभ्यता का नामकरण है वो हड़प्पा ही क्यों रखा गया, इसकी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप पहले उसको अच्छे से जान लीजिएगा। देखिएगा हुआ क्या था, 1856 के अंदर लाहौर से कराची तक पहली रेल लाइन है वो बिछाई जा रही थी, यानी जो आज का पाकिस्तान है वहां पर। अब जब रेलवे लाइन बिछाते हैं तो आपको पता है वहां बीच बीच के अंदर पत्थर यानी रोड़ियां हैं वो डालनी होती हैं। तो इनके पास है वो रोड़ियां यानी वो पत्थर है वो खत्म हो गए। अब ठेकेदार ने सोचा भी यार दूर से मंगवाएंगे, खर्चा ज्यादा होगा। तो वहां पर काम करने वाले मजदूरों ने कहा कि साहब पास में यहाँ एक खंडर है, अपने वहां से उनकी ईंटें ले आते हैं। ठेकेदार ने जाके देखा कि वाह यार निहाल ही कर दिया, यहाँ पर इतना सब कुछ पास में ही पड़ा है। मजदूरों को लाया और वहां से सारी ईंटें हैं वो उठानी स्टार्ट कर दी। कुछ क्षतिग्रस्त थी उनको तोड़ लिया गया और इन रेलवे ट्रैक के ऊपर है वो इनको बिछा दिया गया। उन बेचारे ठेकेदारों को, मजदूरों को ये कहां पता था भी हम एक बहुत प्राचीन सभ्यता का जो ये खंडर यहां पर है उसको नष्ट कर रहे हैं। ये नष्ट हो जाएगा तो इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी। लेकिन वो इन चीजों से अनभिज्ञ थे।
फिर क्या हुआ, उसी टाइम में कुछ अंग्रेज लोगों ने भी देखा भी वहां पर कोई एक खंडर था, रेलवे लाइन बन रही थी, तो इसकी सूचना क्यों ना ऊपर दी जाए। तो कुछ अंग्रेजों ने आकर इस खंडर की इस कहानी को जो रेलवे लाइन के अंदर हमने सुनी, तो सूचना दी गई अलेक्जेंडर कनिंघम को। इनको अगर कहा भी कुछ इस प्रकार से वहां पर ये चीजें मिली है, और साथ में एक मोहर है वो भी लाकर दिखाई। इसने मोहर को देखा, लेकिन इसकी सोच भी कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित थी। इसने ये समझ रखा था भी भारत के इतिहास का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो गंगा नदी घाटी क्षेत्र है, वहां से स्टार्ट हुआ है, इधर क्या है, यहां इधर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसने ज्यादा इस पर काम है वो नहीं किया। ये शायद हमारा दुर्भाग्य भी रह सकता है। लेकिन एक चीज अच्छी हुई कनिंघम के टाइम, इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करवा ली 1861 में, और इन्हीं कनिंघम को उसका पहला डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक है, वो बना दिया गया। और सबसे पहले ये बने, इन्हीं के प्रयासों से भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक है वो भी कहा जाता है। 1875 ने इन्होंने उस हड़प्पाई मोहर के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, और जो रिपोर्ट उन्होंने बताई है उसके अंदर जो हड़प्पा की मोहर हमने स्टार्टिंग में ही देखी, सेम उसी प्रकार की हड़प्पा की मोहर है, इन्होंने अपने हाथ से बनाकर भी प्रदर्शित है वो की। इसके बाद में कनिंघम के बाद में 1904 के आसपास दूसरे जो जनरल बनते हैं उनका नाम है सर जॉन मार्शल। सन जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर ही 1921 के अंदर हड़प्पा की खुदाई करते हैं दयाराम साहनी, और उनको भी वो हड़प्पा वाली मोहर जैसी और भी बहुत सी मोहरें हैं वहां पर मिली और मार्शल साहब को बताया। और इसके साथ साथ 1922 में हड़प्पा से कुछ दूरी पर पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर ही एक जगह और थी, मोहनजोदड़ो, वहां पर आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने खुदाई स्टार्ट की, और वहां पर भी उनको कुछ मोहरें मिली जो कि हड़प्पा में मिली हुई मोहरों के समान ही थी। जब ये बातें मार्शल साहब को पता चली, तब 1924 के अंदर ये घोषणा करते हैं एक नई सभ्यता की, दुनिया को एक नई सभ्यता से परिचय करवा दिया जाता है, और कहा भी वो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए हड़प्पा क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थान था, इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। अब आपके ये चीज तो क्लियर हो गई भी हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा ही क्यों रखा गया, क्योंकि सबसे पहले खोज है वो उसी जगह की हुई थी। और ये जो सभ्यता है, ये जो स्थान है जहां हमें मिला, ये सिंधु नदी घाटी के आसपास फैला हुआ था, क्योंकि लोग अक्सर वहीं स्थायी रूप से रहना पसंद करते हैं जहां पर पानी की सुविधा होती है, क्योंकि उसकी सहायता से उसका जीवन यापन होता है, वो आसानी से खेती वगैरह कर सकता है। तो ये जो सिंधु नदी घाटी है, यहां पर आप ये रेड कलर में ये देख पा रहे हो, ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है, और यहीं पर ये है हड़प्पा क्षेत्र। तो हड़प्पा की जो खोज सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है, उनका परिचय होना भी जरूरी है। और ये इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि एक लंबे चौड़े एरिया के अंदर बहुत सी सिमिलर चीजें हैं वो वहां पर मिली, वहां के कल्चर से हम रूबरू है वो हो पाई। अब बात करें भी इस हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख सोर्सेज कौन से रहे हैं, जिनसे हमें वहां रहने वाले लोगों के जीवन यापन किस प्रकार से करते थे, कैसे उनकी जीवन शैली, कार्यशैली थी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी सीधी सी बात है, 5000 साल पहले जाकर हमें एक इतिहासकार की तरह सोचते हुए, फील करते हुए ये देखना होता है
भी अगर हम जैसे वहां उपस्थित हैं और वहां कैसा सिस्टम रहा होगा, एक आइडियोलॉजी है वो डेवलप करनी होती है। और इसके अंदर जो प्रमुख सोर्सेज हैं इस सभ्यता को जानने में, वो है वहां पर मिले हुए आवास, मृद भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, औजार मिले हैं, पत्थर के मिले हैं, धातु के, कांसे के उनके मिले हैं, मोहरे मिली हैं जहां से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, कुछ घरेलू यूज की सामान मिला है, बाट मिले हैं। बाट समझ गए, वेट, किसी चीज को तोलने के लिए। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, पहले पत्थर है उनसे ही चीजें तोली जाती थी। मनके हो गए, मणिये, जिनकी मालाएं बना बना कर हम आभूषण के रूप में भी पहनते हैं आजकल, और साथ में मिली ईंटें। तो ये कुछ 7, 8, 10 चीजें हैं जिनकी सहायता से हमें हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी होती है। अब चलिए, अब हमें हड़प्पा का पता चल गया भी हाँ इन चीजों से हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो हड़प्पा का डेवलपमेंट है वो कब हुआ? अब देखिए, हड़प्पा का जो विकसित टाइम माना जाता है वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 बीसी, यानी ईसा पूर्व के बीच का टाइम माना जाता है। इस टाइम हड़प्पा सभ्यता पूरी विकसित रही होगी। देखिए, एनसीईआरटी इस पर फोकस कर रही है तो हम भी यही कहें। वैसे अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से टाइम का बताया है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है, विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो टाइमिंग है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। अब हमने कह दिया भी हाँ ये हड़प्पा इस टाइम में विकसित थी। अब कोई अचानक ही तो वहां कोई अवतरित हो नहीं जाता भी हाँ ठीक है सारी सुविधाएं उनको वहां पर मिल गई। ये कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब विकसित होने से पहले वो कुछ और रही होगी पहले। तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता ही तो बाद में विकसित हुई होगी और अचानक खत्म भी नहीं हो गई होगी। परवर्ती यानी बाद के अंदर वो धीरे धीरे है वो खत्म हो गई होगी। कुछ इस प्रकार की आइडियोलॉजी हमारी है। हाँ ठीक है, इस टाइम क्योंकि हमें चीजें ज्यादा समृद्ध मिली है तो हमने कह दिया इस टाइम को भी ये विकसित टाइम है हड़प्पा सभ्यता का। तो अब हमारे पास हो गई दो चीज, यहां पहले ये क्लियर कर लें। एक तो प्रारंभिक हड़प्पा की जगह कौन सी है और विकसित हड़प्पा के जगह यानी स्थल, पूरा स्थल है वो कौन से हैं। तो अब हम उनकी बात कर लेते हैं। अब हम इस चीज को समझेंगे इस मानचित्र की सहायता से। यहां पर ये जो पहला मानचित्र है ये है आपका आरंभिक हड़प्पा स्थल और बाद वाला है विकसित हड़प्पा स्थल। मानचित्र के ऊपर अभ्यास भी जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में लोकेशन भी पूछी जाती है। अभी आप प्रयास करें, आगे चल के हम अलग से भी मैप की सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। अब आपको पहले जो एक नक्शा देखा था सेम वही चीज, ये सिंधु नदी घाटी वाला जो क्षेत्र हो गया। और आप देखिए यहां पर ये जो डॉट वगैरह दिखाई दे रही है ये सारे वो एरियाज है जहां पर विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले की जगह खोजी गई, जहां से कुछ चीजें हमें मिली। और उसके बाद में ये इनमें से क्या हो गया, बहुत सी तो नष्ट हो गई और कुछ जो बची रही वो ही आगे चल के है वो विकसित हो जाती है। अब इधर देखें विकसित वाली यानी 2600 से 1900 बीसी के बीच वाली आप देखेंगे, ये हमारा आज का भारत है और इधर ये है भारत का पड़ोसी पाकिस्तान। पहले आपको पता है हमारा हिंदुस्तान एक ही था आजादी से पहले, तो ये बहुत पुरानी बात है, तो इसलिए पाकिस्तान वाला हिस्सा साथ में ही रहेगा, क्योंकि इस हड़प्पा स्थल के ज्यादा जो जगह है हमें उसी एरियाज के अंदर देखने को मिली है। तो आप देखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास हमें हड़प्पा, गंवरीवाला, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, सूतका गेंडोर, आमरी, बालाकोट और चहुंदड़ो, ये नाम जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान में हैं। सारे नहीं है, यहां पर जो प्रमुख है मेन है उन्हीं की हम यहां पर बात है वो कर रहे हैं। इसके बाद आप दूसरी साइड में देखेंगे राखी गड्डी, मिताथल, बनावली, कालीबंगा, धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, नीचे देमाबाद, ऊपर ये मांडा हो गया, इधर आलमगीरपुर हो गया। ये सारी जगह है वो आज के भारत के अंदर है। इसके साथ साथ ही आप पाकिस्तान के इधर पड़ोस में
ये रहा यहां पर अफगानिस्तान है। यहां पर अफगानिस्तान में भी एक स्थल मिला है सोर्तुगही, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसे हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं मानकर ये कहते हैं भी हाँ इनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे। तो वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें मिली है जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे मूल सभ्यता स्थल का ये भाग है वो नहीं है। अब एक चीज यहां हम बात को आगे बढ़ाएं, एक चीज और देख लें। कुछ स्थल मैंने आपको कहा ना भी आरंभिक हड़प्पा स्थल की जगह ही विकसित हुए, उसका आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर आप विकसित वाले में देखेंगे राखी गड्डी, बनावली ये हरियाणा के अंदर है, और कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ये जो स्थल है राखी गड्डी, बनावली और कालीबंगा जो बाद में विकसित भी हुए, ध्यान रखिएगा ये आरंभिक हड़प्पा स्थल भी है, यानी विकसित से पहले भी ये स्थल वहां विद्यमान थे, यही आगे चल के विकसित हुए। तो ये कंसेप्ट भी आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ भारत के अंदर गुजरात राज्य के अंदर धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल ये पूरा स्थल है वो विकसित अवस्था में मिलते हैं, जो कि काफी बाद में विकसित है, वो हुए थे विकसित टाइम के दौरान। अब हम इसके विस्तार को भी जान लें, आपके नॉलेज के लिए है ये चीजें। इधर आप उत्तर में देखेंगे जगह है जम्मू कश्मीर में मांडा, और नीचे है महाराष्ट्र के अंदर जगह है मिली है देमाबाद, और इधर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर एरिया है सुतका गेंडोर, और इधर यूपी के अंदर है आलमगीरपुर। तो ये उत्तरी के अंदर मांडा तक, दक्षिण में देमाबाद तक, पश्चिम में सुतका गेंडोर तक, और पूर्व में आलमगीर तक इसका विस्तार है। तो मांडा से लेकर देमाबाद तक और सुतका गेंडोर से लेकर आलमगीरपुर तक, तो पूर्व से पश्चिम ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और जबकि मांडा से लेकर देमाबाद तक ये 1400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा एरिया है, और इसके साथ साथ ये भी तो हमें आगे जाकर जानकारी मिलेगी भी इनका व्यापार का क्षेत्र कहां तक फैला हुआ होगा। तो अभी तक तो हमने इसकी लोकेशन को, इसके नामकरण को, बेसिक चीजें हैं वो पढ़ ली है। अब हम विकसित हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख बातें पढ़ना स्टार्ट करें, उससे पहले अब एक बार आरंभिक हड़प्पा स्थल से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बात ले लेते हैं, और उसके बाद पूरे चैप्टर में हम विकसित हड़प्पा स्थल के बारे में ही समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को आरंभिक हड़प्पा से। अब आरंभिक हड़प्पा की कुछ बातें आपको पता हो, ये विकसित हड़प्पा से पहले भी यहां पर कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, यानी 2600 बीसी से पहले भी 3000 कोई 3300 बीसी कहता है भी यहां पर बस्तियां होती थी। और ये जो संस्कृतियां थी ये अपनी विशिष्ट खास शैली के मृद भांडों से जुड़ी हुई थी। विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं वो उस जगह के मिले हैं, आगे चलकर उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इन आरंभिक हड़प्पा स्थलों के एरियाज की बात करें तो वहां कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पीकारी के साक्ष्य यानी सबूत भी मिले हैं। वहां खेती भी होती थी, पशुपालन भी होता था, और बहुत सी नई नई चीजें बनाने की जो काम धंधे हैं वो भी वहां पर होते थे। आभूषण बनाना, बर्तन बनाना, ये सारी शिल्पकारी के अंतर्गत आते हैं। और उस टाइम जो बस्तियां जो मिली है वो मोस्टली ये आइडिया है भी वो छोटी होती थी। वहां पर कोई भी बड़े आकार की कोई स्ट्रक्चर है वो देखने को नहीं मिली है। और कुछ स्थानों के ऊपर बाद में बड़े पैमाने के ऊपर वहां पर जलाए जाने के संकेत मिले हैं, और कुछ स्थानों को त्याग दिए जाने का भी जो प्रतीत है वो ऐसा हो रहा है भी यहाँ उस जगह को छोड़कर है वो किन्हीं कारणों से आगे चले गए। तो इस प्रकार से आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा स्थलों के बीच की
बात करें तो शायद अंतराल रहा होगा, काफी लंबा चौड़ा अंतराल भी। पहले किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, फिर कुछ बस्तियां वहां की खत्म हो गई, फिर धीरे धीरे कुछ पुरानी जगह और कुछ नई जगह बस्तियां हैं वो बसी होगी और उनका खूब डेवलपमेंट है वो उस टाइम हुआ होगा। और आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में कुछ आंकड़े भी दिए हुए हैं भी। सिंध और चोलिस्तान जो कि थार रेगिस्तान में लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर सिंध और बलूचिस्तान में कुल कितनी बस्तियां मिली, आरंभिक हड़प्पा स्थल की ये बस्तियों के बारे में बताया गया है वहां पर। फिर ये बताया गया नीचे जाकर भी कितनी बस्तियां हैं वो वहां से उजड़ गई थी, त्याग दिया था। और विकसित हड़प्पा सभ्यता के जो बस्तियां हैं उनकी संख्या दे रखी है, और नए जो स्थल विकसित हुए उनके भी कुछ आंकड़े दे रखे हैं, जो कि स्कूल को जो परीक्षाएं होती है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित है वो चीजें पूछी जा सकती है, तो आप इनको एक बार वैसे ही नॉर्मली आप इनको देख लें, कोई ज्यादा इनकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आरंभिक हड़प्पा है वो विकसित हड़प्पा से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें मिली है, तो थोड़ा सा आइडिया हमें उनके बारे में हो गया है। और ये बात क्यों पढ़ी, कई बार बोर्ड एग्जाम में से प्रश्न आ जाते हैं, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण 4 विशेषताएं बताओ, 2 बताओ। तो ये नोट्स फॉर्म में ही तो हम हर चीज को समझते जा रहे हैं, आप इनको कॉपी के अंदर अच्छे से हर स्लाइड को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। और बाद में आपको पता चलेगा जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे या कल को प्रतियोगी परीक्षा देंगे भी, वास्तव में हमारे जो नोट्स बने हुए हैं यहां से वो बहुत ही शानदार है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक चीज को अच्छे से जानते हुए आगे बढ़ेंगे। अब चलिए, अब पहुंच गए अपने विकसित हड़प्पा सभ्यता के अंदर। अब चाहिए हम हड़प्पा बोले, सिंधु घाटी सभ्यता बोले, हड़प्पा संस्कृति बोले या मोहनजोदड़ो भी बोले, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सब क्या है, उसी सभ्यता के ही स्थल हैं। हाँ, कई कई जगह हमें कुछ विशेष पुरा स्थलों के ऊपर फोकस भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भी, कोई खास चीज किस जगह पर मिली हुई है वो परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सारा काम हम किसकी मदद से कर रहे हैं, साक्ष्यों की, सबूत के आधार पर ही। और फिर हम अपनी आइडियोलॉजी, हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए उन चीजों की हम व्याख्या कर रहे हैं, यानी उस 5000 साल पुराने इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे भी उस टाइम जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे। भाई हमें जिंदा रहना है, पापी पेट का सवाल है, खाने के लिए कुछ चाहिए, भोजन बहुत जरूरी है भाई। तो खाने के अंदर किस प्रकार की चीजें हैं वो यूज करते थे, विद साक्ष्यों के साथ हम इस चीज को अच्छे से जानेंगे, वो भी नोट्स फॉर्म पॉइंटों के माध्यम से, क्योंकि याद रखना आसान हो जाता है इस तरीके से। तो पहले तो एक बेसिक लाइन की बात कर लें, आरंभिक के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे भी। आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियों के कुछ स्थानों पर विकसित हड़प्पा संस्कृति है वो अस्तित्व में आई थी, और इन दोनों संस्कृतियों में जीवन निर्वाह के तरीके हैं वो लगभग समान थे। किस प्रकार से थे, अब देखिए पहला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो पेड़ पौधों से प्राप्त जो उत्पाद था, यानी सीधा पौधों से चीजें जो प्राप्त होती थी उनका, और जानवरों से प्राप्त मांस का है वो सेवन करते थे। 2 चीज हो गई भी, एक तो प्राकृतिक चीज है वो यूज करते थे, वो आपके लिए कहें भी संग्रहण का काम, जंगल में गए या वहां जो भी प्लांट उनको मिले वहां से खाने के लिए जो चीज मिल सकती थी उनका संग्रहण कर लेते थे, और साथ में जानवरों से मांस ले लेते थे, यानी उनसे आखेट करके शिकार करके खा लेते होंगे। और मछली का भी सेवन वो करते थे। कुछ ऐसी बातें भी पता चली है, आगे चल के ये भी पता चलेगा, क्योंकि हमें मछली की हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। तो पेड़ पौधों और जानवरों को खाने में इस्तेमाल करते थे। दूसरा, फिर हम अब पेड़ पौधों से किस प्रकार की चीजें प्राप्त करते थे उनकी बात करें तो वो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा और चावल। ध्यान रखिएगा अपनी तरफ से तुक्के नहीं मारने हैं, क्योंकि ये पुरानी बातें हैं जो हो चुकी है और जिनके हमें सबूत मिले हैं उन्हीं की बात। यहां जो एनसीईआरटी में कहा है तो ध्यान रखिएगा, गेहूं हो गया, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा और चावल,
इनका सेवन करते थे, क्योंकि हमें इनके साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं इसलिए। और बाजरे के जो दाने हैं, अब ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो गई भी, बाजरे के जो दाने हैं वो कहां पर मिले हैं, तो आप एक बार देख लें, वो मिले हैं गुजरात के लोथल के अंदर। नक्शे पर क्लियर कर लें, बाजरा के दाने कहां पर मिले हैं, लोथल के अंदर मिले हैं। इस प्रकार से आप जो भी लोकेशन है, जब भी आपके सामने आए, तुरंत आपको मानचित्र के ऊपर आना है, ताकि वो दिमाग में सेट हो जाए भी हाँ, बाजरे के दाने हैं वो किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, तो वो हमें लोथल गुजरात से मिले हैं। और उसके बाद में ठीक है, ये चीजें आ गई, तो ये सीधे कच्चा ही खाते थे या कुछ रोटियां वगैरह बनाकर खाते होंगे, तो इनका पता करें। तो पता चला भी अनाज पीसने के लिए अवतल चक्कियां काम में ली जाती थी। अब आप सोचेंगे ये अवतल चक्कियां कौन सी होगी। आपको याद है साइंस में आप दो प्रकार के लेंस पढ़ते थे, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से, ऊपर से पतले और बीच में मोटे, और अवतल लेंस की जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा यहां क्लियर करूं, ये होते हैं उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। अवतल का मतलब है ये देखिए इस प्रकार की, तो वहां से हमें कुछ पत्थर की इस प्रकार की आकृतियां, यहां ये देखिए इस प्रकार की मिले हैं, और कुछ हैं वो बड़े गोल से पत्थर से मिले हैं। तो हम ये सोचते हैं भी शायद आज की कुंडी घोटा आपने देखा है ना सब, भी कुंडी तो आजकल क्या थोड़ी और है, इस प्रकार से है वो गहरी बना दी, इस प्रकार का समझिए आज की कुंडी घोटा की तरह भी। ठीक है, ये कुंडा और यहाँ घोटे से जो भी चीजें हमें पीसनी होती है इसके अंदर डाला और मुसड़ साहब से घोटे से उसको कूट लेते हैं। तो इस प्रकार के ये अवतल चक्कियां हैं वो वहां पर मिली है। अब आप ये शेप देख लें किस प्रकार से है इसकी, और ये फिर ऊपर रगड़ने के लिए ये दूसरा पत्थर, कोई भी चीज कूटना पीटना पीसने के लिए इसका इस्तेमाल, तो इसको कहा जाता है अवतल चक्की कहा जाता है। तो अनाज पीसने के लिए अवतल चक्कियों के साक्ष्य मिले हैं, तो इससे पता चलता है भी इसका मतलब ये उनकी आटा चक्की है, इनसे वो अपना अनाज है वो पीसते होंगे। इसके साथ साथ ये तो शाकाहार तक की बात हो गई, इनसे पता चल गया भी हाँ शाकाहारी है वो। अब मांसाहारी की बात भी वहां ऊपर आई थी, तो उसको क्लियर करें तो यहां पर भेड़, बकरी, भैंस और सूअर के मांस का सेवन करते थे, हमें ये आइडिया है। और ये सभी जानवर हैं वो उनके पालतू होने का संकेत भी मिलता है भी, इनके या तो वो मांस खाते थे या फिर इनको पालते थे। अब एग्जैक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, हर आदमी का अपना अपना तरीका है। और जंगली जानवरों के अंदर बात करें तो वराह, सूअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां हैं वो भी मिली है। तो इसका मतलब भी क्या वो इन जानवरों का मांस है वो खाते होंगे, पालने से तो रहे, इनको मांस के रूप में ही खाते होंगे। और साथ में मछली और पक्षियों की हड्डियां हैं वो भी मिली है, तो हो सकता है इनको भी तल तल के वो खाते होंगे उस टाइम। तो ये क्लियर हो गया अभी भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इनको शायद वो पालते भी थे, पालतू भी था, और हो सकता है इनका वो मांस भी खाते होंगे। तो ये तो हो गए पालने वाले पालतू जानवर। तो आपसे ऐसे पूछ ले भी हड़प्पा के समय में पालतू जानवरों के 4 नाम बताइए, तो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। जंगली जानवरों की बात करें तो सूअर, वरा हो गया, हिरण हो गया और घड़ियाल हो गया, क्योंकि इनकी हड्डियां भी मिली है, तो फिर वही आइडियोलॉजी भी शायद इनका मांस खाते होंगे। मछलियों और पक्षियों की भी मिली है, तो हो सकता है इनको भी खा लेते होंगे। तो इन पॉइंटों से ये चीज क्लियर हो जाती है इतिहासकारों को भी हड़प्पा के लोग हैं वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, यानी दोनों ही प्रकार के, जैसा आज के टाइम में है शायद वैसा ही उस टाइम रहा होगा। अब एक चीज ये है भी, एक क्वेश्चन यहां और बन जाता है, क्या इतिहासकारों को ये कैसे पता चलता है भी उनकी आहार की, भोजन की आदतें ऐसी है। वैसे ऊपर क्लियर हो गया है, फिर भी हम एक पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं कि हड़प्पा स्थलों से मिले जले हुए अनाज के दानों, बीजों के खोल मिले हैं और जानवरों की हड्डियां मिली है। इनकी सहायता से पुरातत्वविद या फिर आप कह दें इतिहासकार, आप या कह दें विद्वान, आपका जो मन करे वो शब्द यूज कर लेना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर के अंदर बार बार आएगा। पुरातत्वविद, कभी इतिहासकार, कभी विद्वान, आप कुछ भी। तो इनकी सहायता से वो उनके आहार यानी भोजन संबंधी
आदतों के विषय में हमें जानकारी बताने के अंदर सफल है वो हो पाए हैं। तो इस प्रकार से इन 4-5 पॉइंटों से हम हड़प्पा के टाइम के अंदर जीवन निर्वाह कैसे किया जाता था उसकी जानकारी हो जाती है। अब एक और प्यारा टॉपिक इसी के अंदर भी, हड़प्पा के टाइम में कृषि की किस प्रकार से की जाती थी, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी क्या थी। और प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे भी, हड़प्पा सभ्यता के समय कृषि प्रौद्योगिकी की विशेषताएं बताइए और या उनकी जानकारी किन स्रोतों से हुई है, क्योंकि प्राचीन भारत जब भी हम पढ़ेंगे उसकी जानकारी के सबूतों को हमें साथ में ध्यान देना पड़ेगा भी, जिनकी सहायता से हम चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम वही पॉइंटों के माध्यम से एक एक चीज को क्लियर करेंगे भी, एग्रीकल्चर कैसा था हड़प्पा के टाइम का। तो एक तो वहां पर खेत जोतने के लिए बैलों और हलों का प्रयोग होता था, यह हमारा विचार है। अब आप सोचेंगे कैसे पता चला भी बैलों और हलों का इस्तेमाल वहां करते होंगे एग्रीकल्चर के अंदर। तो क्योंकि आप देखिए, हमने एक मोहर देखी, उस मोहर के ऊपर जानवरों के चित्र थे। हमें वृषभ की पक्की मिट्टी की ये मूर्ति भी मिली है, ये आप इधर देख पा रहे हैं, वृषभ की पक्की मिट्टी की मूर्ति मिली है। आप कभी बाजार में गए हो, आप देखिएगा, आज के टाइम की बात कर रहा हूं, जब हम बाजार के अंदर जाते हैं तो हमें बच्चों के लिए बहुत से खिलौने मिलते हैं। कौन से खिलौने मिलते हैं? अक्सर वही मिलते हैं ना जो इस टाइम पीरियड में चल रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को वही चीजें पसंद आती है। तो उस टाइम में इस प्रकार की जो चीजें मिल रही है, तो हम और क्या आइडिया लगाएं, आज के साथ जोड़कर ही तो पढ़ना होता है, किसी चीज को समझना होता है। इसका मतलब वो बैलों का इस्तेमाल है वो खेती के अंदर करते होंगे, और इससे हो गया भी बैल का इस्तेमाल था। और अनाज के दानों से ये संकेत मिल गया भी खेती तो उस टाइम होती ही थी। दूसरा हमें यह भी है भी, सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, सिंधु नदी के आसपास मिला है तो पानी था, तो खेती भी करते होंगे, और खेती के अंदर बैलों का इस्तेमाल है वो भी करते होंगे। अब बात करें चोलिस्तान, जो कि पाकिस्तान की तरफ जो रेगिस्तान का क्षेत्र है, और हरियाणा का बनावली क्षेत्र। अब बनावली कहां है, एक बार आप उसको भी नक्शे के ऊपर है, वो अच्छे से देख लें। यहां देखिए आप बनावली, ये है बनावली, कालीबंगा से ऊपर यहां हरियाणा के अंदर। इस जगह से हमें वो अवशेष है वो मिले हैं। तो अच्छे से मैं बार बार कह रहा हूं भी, आप मानचित्रों का इस्तेमाल है वो जरूर कीजिएगा। तो चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के बने हल है वो भी हमें मिले हैं। तो इससे ये आइडिया हो गया भी हल का इस्तेमाल, तो दोनों क्लियर हो गई ना भी। खेती में अनाज के दाने मिले, इसका मतलब खेती होती है, एक बात। फिर खेती किन की सहायता से होती है, तो बैल की सहायता से और हल की सहायता से होती है। इसकी जानकारी की बातें हमने सोर्सेज की जो दोनों बातें हैं वो भी कर ली। तो एग्रीकल्चर, बैल और हल तीनों के अवशेष जो सबूत है उनके साथ हमने अपनी बात को क्लियर कर लिया। अब बात आता है भी, खेतों में एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। लो जी, एक बड़ी जबरदस्त बात भी। इसके साक्ष्य हमें कहां मिले हैं? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर जगह है कालीबंगा, काली चूड़ियां प्रसिद्ध रही, कालीबंगा। यहां पर जूते हुए खेत के सबूत मिले हैं। अपने आप में प्यारा सा प्रश्न, क्या हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जूते हुए खेत के सबूत मिले हैं? तो वो है कालीबंगा। और कालीबंगा किस हड़प्पा स्थल, किस हड़प्पा टाइम की बात है? तो ध्यान रखिए, कालीबंगा का संबंध प्रारंभिक हड़प्पा से है, ठीक है, बाद में ये और विकसित हो गए, ये भी ध्यान रखिएगा। इस खेत के अंदर हल है वो रेखाओं के समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए थे। कैसे? जैसे होता है ना भी, कोई भी हल चलाया इस प्रकार से खेत के अंदर, ये पूरा खेत है, ऐसे चला दिया तो ये लाइनें बन गई, और फिर इनको दूसरी साइड से ऐसे, तो एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई भी। आज के हिसाब से देखें तो ट्रैक्टर के पीछे हल चलाया, एक बार ऐसे कर दिया खेत में और एक बार ऐसे कर दिया, तो इससे आइडिया लगा रहे हैं इतिहासकार, प्रोडक्शन ज्यादा लेते होंगे इसका मतलब। तो तीसरी बात है कि
क्या फसलों की कटाई के लिए ये लकड़ी के हत्थों में लगे पत्थर के फलकों या धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। बोदी फसल किन की सहायता से? बैल और हल की सहायता से। खेती की बैल और हल की सहायता से सारा बिजाई का काम हो गया। अब कटाई की बात है, तीन ही तो मेन चीज है। आजकल तो बहुत सी मशीनें आ गई है, उस टाइम कौन सी टेक्नोलॉजी थी इतनी। तो किससे करते थे? लकड़ी के हत्थों में लगे पत्थर के फलक भी, ये इस प्रकार के जो पत्थर हैं और लकड़ी के ऊपर लगाकर, फिर जैसे आजकल कस्सी फावड़े होते हैं, आप उस तरीके से आजकल हम जो कस्सी का जो लकड़ी का डंडा होता है और उसके अंदर लोहे की जो फाल है वो करके और फिर हम खुदाई का जो काम है वो कर लेते हैं। और या फिर धातु के औजारों का इस्तेमाल है वो यहां होता होगा। तो ये मानचित्र और साथ में ये जो पिक्चर आपकी किताब के अंदर दी गई है, इनको गौर से आप भी देखना भी, जैसे पुरातत्वविद कैसे इनसे बात करते होंगे और जब इनसे बात करते हैं, इनसे प्रेम हो जाता है तो ये अपने आप ही शायद बताने लग जाते हैं भी हम इस टाइम इस प्रकार से इन चीजों को यूज है वो हमें किया जाता था। तो इस प्रकार से इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं भी पानी कैसे लगाते होंगे। पानी की बात तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। जूते जो अनाज के दाने मिले, खेती किससे करते थे? बैल और हलों की सहायता से। काटने के लिए पत्थर के और धातु के औजार है उनका इस्तेमाल करते थे। अब चौथी बात, चार ही तो बात चाहिए खेती के लिए, अब आ गई पानी की बात। तो कुओं और जलाशयों से प्राप्त पानी का प्रयोग है ये सिंचाई के लिए करते होंगे, इरिगेशन के लिए। और ये भी है भी सिंचाई के लिए उस टाइम नहरों का भी इस्तेमाल है वो किया जाता होगा, पानी वाला इलाका है वो। तो जब नहरों का, कुओं का इनका इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी अगर नहरों की, कुओं की बात कर लें तो ये जल का संचय भी किया जा सकता है इनसे। और ये यहां पर एक फोटो देखिए, यहां पर पिक्चर बहुत ही प्यारी उस टाइम की, एक हड़प्पा स्थल की भी। ये यहां पर एक जल संग्रहण के लिए ये कुआ, तालाब, कुआ बना हुआ है और नीचे उतरने के लिए, पानी लाने के लिए यहां पर ये सीढ़ियां हैं वो भी बनी हुई है। ये यहां पर नाली बनी हुई है जहां से यहां पानी इसके अंदर है वो भरा जाता होगा। तो इनसे आइडिया लगता है भैया पानी के मामले में भी बड़े समृद्ध थे। अब इनके सबूत चाहिए अपने को भी, जल संग्रहण के सबूत हमें कहां से मिले हुए हैं। तो एक तो है अफगानिस्तान के अंदर जगह है सोरतुघई, वहां से हमें नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो नहरों के अवशेष कहां से मिले हैं? अफगानिस्तान में सोरतुघई से। और गुजरात के धोलावीरा से हमें भी जलाशयों के अवशेष मिले हैं जिनका प्रयोग शायद कृषि के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता होगा, ये गुजरात के धोलावीरा से। अब इन दोनों जगहों को आप देख लें, मानचित्र के ऊपर एक बार फिर देख लें गौर से। और ये रहा सोरतुघई अफगानिस्तान के अंदर। यहां पर हमें किन के अवशेष मिले हैं भाई? नहरों के अवशेष मिले हैं। यहीं ठोकते चलते हैं इनको ताकि दिमाग में आ जाए। और फिर हमने कहा धोलावीरा, ये गुजरात के अंदर ये जो जगह है, यहां पर क्या है? जल संग्रहण यानी जलाशय है वो हमें मिले हैं इनके अवशेष। तो बाजरे के दाने कहां से मिले थे हमें? गुजरात के लोथल से मिले हुए हैं। और कालीबंगा जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, यहां पर हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। चार महत्वपूर्ण जगहों की महत्वपूर्ण बात आ गई। जुते हुए खेत के अवशेष हनुमानगढ़, कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। नहरों के अवशेष हैं वो अफगानिस्तान सोरतुघई से मिले हैं। धोलावीरा गुजरात से जलाशयों के अवशेष मिले हैं। और लोथल गुजरात से हमें बाजरे के अवशेष हैं वो मिले हैं। और इन सब की सहायता से हम एग्रीकल्चर के सिस्टम को अच्छे से जान पाए हैं भी, हड़प्पा के अंदर किस प्रकार से खेती है वो होती होगी। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने हड़प्पा के बेसिक कंसेप्ट को, उसके जन्म की कहानी को अच्छे से जाना भी, किस प्रकार से, कब, कैसे, किसने क्या पता लगाया, आरंभिक हड़प्पा में क्या सिचुएशन थी
और उसके बाद में जीवन निर्वाह कैसे करते थे वो बात हमने क्लियर कर ली। और दूसरा, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी क्या थी विद साक्ष्य के साथ। फिर मिलते हैं इसी कड़ी के अंदर, तब तक आप इसी प्रकार आगे भी बने रहिएगा। नोट्स फॉर्म में आप इनको अच्छे से उतार लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर चीज यहां पर आपको मिलेगी और क्वेश्चन आंसर के रूप में भी बहुत कुछ आगे मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सिद्धि विनायक संग्रिया के नाम पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब आपको देखना आता होगा, क्योंकि आज के बच्चे तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस है। और आपको यहाँ की क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।